हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है जेईई एडवांस को लेकर के। और आपकी तैयारी में जो बूस्ट करने का एक तरीका हमने जोड़ा था वो रैंकर प्रैक्टिस सीरीज। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको जो मैथ्स में जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट होगी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस डीपी पे आज का जो अपना टास्क क्या रहेगा, डे 9 का अपना टास्क है डीपीपी नंबर 9 को सॉल्व करना। और इसमें क्या दे रखा है, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स है ना। तो पैटर्न क्या है, इसमें 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम दे रखी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में मल्टीपल करेक्ट के बारे में बात करें तो 3 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स है। देन एक पैराग्राफ हमें दे रखा है। देन हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, लास्ट में इसका आंसर की लगा हुआ है। नाउ डीपीपी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमारे पास रूट दे रखे अल्फा एंड बीटा। थीटा कैसा है, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक है। देन आपसे पूछा हुआ है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा किसके इक्वल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इस वाली प्रॉब्लम को जब आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई। एक सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करते हैं तो थीटा की 2 वैल्यू जा रही होंगी, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। बाद में आपसे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा पूछा हुआ है। ठीक है, सॉल्व कैसे करें। यह साइन क्यू साइन क्यू साइन क्यू कुछ इस तरह का लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी साइन थीटा बाई 9 कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो एक काम आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्यूब 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 आ रहा है और क्यूब को हटाने का इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल एंगल हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, मैंने क्या सोचा कि साइन थ्री थीटा बराबर फॉर्मूला मुझे मालूम है कितना आता है, 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यू थीटा, यही होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस 4 साइन क्यू को इधर ले गए तो 4 साइन क्यू थीटा इसको इधर लिखा और इसको लिखा 3 साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थ्री थीटा। ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर मुझे लिखना है साइन क्यूब थीटा, अगर मुझे लिखना है तो भैया ये कितना आ जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थ्री थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट, तो ये बात आप ध्यान रखो, कभी भी आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में क्यूब हटाने की जरूरत पड़े, साइन क्यूब या कॉस क्यूब को हटाने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूलों को ऐसे यूज में ले सकते हैं। साइन क्यू थीटा ऐसे कॉस थ्री थीटा के फॉर्मूले से कॉस क्यू थीटा निकाल देंगे। ठीक है नाउ, तो साइन क्यू थीटा कितना आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, मतलब एक बार 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक बार 3 यहाँ एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन में 4 आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपने इस वाले एक्सप्रेशन को आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ तो लिखा हुआ है 27/4 साइन ऑफ थीटा बाई 9। ठीक, हमने ऐसे लिखा। साइन क्यू थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 साइन थीटा, तो हमने यहाँ लिखा माइनस ऑफ साइन थ्री थीटा, यहाँ से लिखेंगे और अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पहला वाला ब्रैकेट तो हमने ये लिखा 3 टाइम्स ऑफ, दूसरा वाला ब्रैकेट लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। थीटा कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस ऑफ साइन ऑफ थ्री थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ, अब इसको लिखते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 9, तो हमने यहाँ लिखा माइनस ऑफ, ये कितना आ जाएगा, साइन थ्री थीटा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा बाई 3 आ गया। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और प्लस में यहाँ कितना लिखा हुआ, 1/4√2 यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, अपॉन में 4 भी आएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी अपॉन में 4 आएगा। ठीक है, अब देखो 4 तो अगर आप समझे, 4 तो सभी से कॉमन आकर के कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद बचा क्या, 27 साइन ऑफ थीटा बाई 9, तो यहाँ से बचा 3 साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थ्री थीटा। एक तो हमारे पास ये ब्रैकेट आ रहा है, दूसरा हमारे पास में क्या है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 3 माइनस ऑफ 3 साइन थीटा, ये वाला ब्रैकेट आया, ऊपर ऐसे लिखते हैं ना यहाँ पर प्लस साइन, इसको अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27 साइन ऑफ थीटा बाई 9 यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ 9 ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 3 और साथ में 1/√3 यहाँ से, सॉरी 1/√2 आ रहा है। ठीक है, अब समझते हैं कहीं सिंप्लीफाई हो रहा है क्या आगे। तो पहले समझो 3 साइन थीटा यहाँ लिखा हुआ है और माइनस का 3 साइन थीटा ये लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस का 9 साइन थीटा ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, 27 9 थीटा, यहाँ पर थीटा बाई 9 यहाँ लिखा हुआ तो ये भी कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, माइनस साइन थीटा बचा। इसको अगर मैं इस साइड लेके आऊँ तो साइन थ्री थीटा बराबर कितना आ गया, 1/√2 आ गया। ये बड़ा आसान आया। ठीक है, थीटा कितना दे रखा है हमारे पास में, 0 से लेके पाई बाई 2, तो 3 थीटा कैसे जाएगा,
3 थीटा जाएगा 0 से लेकर के 3π/2 तक, ठीक है, इतना आ रहा है। तो 3 थीटा, अगर मुझे थीटा लिखना है तो साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट एंड सेकंड के हिसाब से आएगा। तो फर्स्ट के हिसाब से तो आंसर कितना आ जाएगा π/4, और सेकंड के हिसाब से आंसर कितना आ जाएगा π-π/4 आ गया। ठीक है, आगे हम जाएंगे 3π/2 तक जा सकते हैं, बाकी एक और राउंड लगेगा नहीं, तो ये दो वैल्यू ही पॉसिबल हो सकती है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया π/12 आया, ठीक है। यहाँ से कितना लिखा हुआ 3π/4 लिखा हुआ है, तो 3π/4, तो अपने 3 से डिवाइड लगाएंगे, दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पर थीटा की ये दो वैल्यूज आई, तो π/12 आया, π/4 आया, ठीक है। दिस इज अल्फा एंड बीटा लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो अगर मुझे tan अल्फा प्लस tan बीटा अगर कैलकुलेट करना है तो tan अल्फा तो कितना आ जाएगा tan π/12, अच्छा π/12 कितना होता है tan 15 डिग्री, tan 45 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, tan 15 डिग्री है ना। अच्छा, ये वैल्यूज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। क्या याद रहना चाहिए, तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2 - √3, ठीक है, और tan 45 इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, और ये फाइनली आंसर कितना आ रहा है 3 - √3 आएगा ना, ये अपना आंसर आएगा 3 - √3। ऑप्शन सी सही है, सर इसका ऑप्शन भी गड़बड़ था ना, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट। बहुत सही सवाल था, बस आपको सही डायरेक्शन समझना था ना, ठीक है। इसके आंसर्स को भी मैं चेंज कर देता हूं ताकि ध्यान रखेंगे, फर्स्ट का आंसर सी आ रहा था, भूल जाते हैं बाद में सोर्स फाइल में चेंज करने में ना। ओके, क्लियर है ना, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है ना। नाउ आगे की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम अपना क्लियर हुआ, आसान प्रॉब्लम था ना। दूसरा प्रॉब्लम, मतलब कई प्रॉब्लम सारे आसान होते हैं ना, अगर आपको सही डायरेक्शन अगर आपको समझ में आती है, मतलब आप सही डायरेक्शन में चले जाते हो, प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व करने में फिर दिक्कत नहीं जाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, बस उनका डायरेक्शन समझना मैटर करता है। ओके, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। Sn हमारे पास में ये गिवन है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। t बराबर ऐसा कुछ लिखा हुआ, r का मतलब होता है साइन इनवर्स ऑफ समथिंग है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास t दे रखा है, 0 to 1 में t ऑफ समथिंग ऐसे कुछ दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसे आ रहा है, बाद में हमें abc होल नंबर्स दे रखे हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो पहला काम तो अपना क्या हुआ t कैलकुलेट करना। t अगर यहाँ कैलकुलेट कर देंगे तो t का वैल्यू रख देंगे, जो भी कुछ वैल्यू आएगा, तो बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब अपना टास्क ये बना t कैलकुलेट करना, तो t का मतलब है क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ Sn - 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ Sn/7, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है ना, ठीक। यूजुअल नोटेशंस में दे रखा है, मतलब आपको ये ध्यान रखना ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ Sn/7 या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ओके। फैक्टोरियल हमारे पास ऐसे दे रखा है ना। अब देखो पहला काम तो मैं एक काम ये करता हूँ, पहले मुझे इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ, मतलब अगर Sn - 7 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ Sn/7 ये कैलकुलेट करना है, तो Sn - 7, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, ब्रैकेट बदल देते हैं ताकि करली ब्रैकेट हम बाद में भी लगाएंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि फ्रैक्शनल x बराबर कितना आएगा, अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको मैंने लिखा s, मतलब x तो हमने ये लिखा माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ Sn/7, ठीक है, ऐसा कुछ है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, माइनस Sn ये भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली एक्चुअली लिखा जो है एक्सप्रेशन दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात समझते हैं ना, Sn हमारे पास में क्या है, समेशन ऑफ x फैक्टोरियल लिखा हुआ है, मतलब अगर x फैक्टोरियल की मैं बात करूं, समेशन Sn का अगर मैं वैल्यू यहाँ पर डालूं, तो Sn का जब वैल्यू यहाँ डालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डॉट 7 फैक्टोरियल डॉट डॉट कुछ ऐसा चल रहा है ना, अपॉन में कितना आ रहा है 7 आया, ठीक है। इसका मुझे चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट और अप टू n तक जा रहा है, मतलब लास्ट में n फैक्टोरियल मान लेते हैं ना, ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ से कुछ बातें समझना स्टार्ट करो कि भाई अगर मान लो 7 फैक्टोरियल से अगर मैं आगे जाता हूँ तो हर किसी के अंदर 7 का एक फैक्टर बाहर आएगा, 7 का फैक्टर बाहर आएगा, तो ये तो क्या है कि टर्म ऐसे 7 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ तक अगर मैं समझूं इस बात को 7 अपॉन ये इंटीजर कुछ ऐसे क्वांटिटी यहाँ आ रहा होगा, ठीक है ना।
अब एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल को मैं कितना लिख सकता हूँ, 720। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है, 120 लिखा हुआ है। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 24। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 6। यहाँ कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और यहाँ 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 30 यहाँ से है तो ये कितना हो जाएगा, 33। 33 तो 720, 120 और 33, इसको ऐड कर लेते हैं। 3 यहाँ से आ गया, 7 यहाँ से आ जाएगा और 8 यहाँ से आ जाएगा। तो ये फाइनली क्या लिखा हुआ, 873 लिखा हुआ, अपॉन में 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक और स्टेप में या फिर इसे ही डिवाइड कर देता हूँ। एक बार डिवाइड कराएंगे जितना आ जाएगा, फिर 1 यहाँ बचेगा तो 14, 2 बार जाएगा तो 3 यहाँ से बचा, 3 यहाँ से जाएगा तो 28, 4 टाइम्स डिवीजन हो जाएगा और हमारे पास में कितना बचेगा, 5 बचा रिमाइंडर। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/7, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इस वाले एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो इसको लिखा जा सकता है 5/7। तो अगर समझें बात को तो 124 प्लस 5/7 प्लस इंटीजर, ये सब इंटीजर ही लिखा हुआ है। अब देखो, आपको एक और प्रॉपर्टी ये भी पता होना चाहिए कि x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n लिखना हो, n इंटीजर है तो भाई ये कितना आ जाएगा, x के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि n से वहां से कोई उसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट आना नहीं है ना। अगर n इंटीजर है तो ऑब्वियसली होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n मुझे x फाइंड आउट करना है। तो फाइनली कितना आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5/7, और 5/7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, 5/7 ही आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली अगर इसे हम सॉल्व करते करते पहुंचे तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 5/7 लिखा हुआ है ना। ठीक है, और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, माइनस है 7, 7 से मल्टीप्लाई होते होते अपने यहाँ 7 पहुंचा, और 7 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 5 भी आ जाएगा ना। मतलब अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो t जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअली 5 लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ये 5 लिखा हुआ है, अब समझो बात को, इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। एक बार अब मैं आपको फिर से इसको यहाँ स्लाइड कर देते हैं और समझते हैं ना। अभी तक हमें क्या समझ में आया, इतना जो हिस्सा है एक्चुअली ये 5 लिखा हुआ है, तो t बराबर कितना हुआ, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5। ठीक है, अब मुझे क्या है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 5 क्या है, हमेशा इसकी रेंज में होना चाहिए। इसकी रेंज कितना आ रहा है, -5/2 से +5/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स, एक काम करते हैं, इसको कम करते हैं, पाई से कम करेंगे तो पाई -5 तो कितना बनेगा, 2 पॉइंट समथिंग, जो इसकी रेंज से बाहर निकलेगा। तो इसको मैंने लिखा साइन ऑफ 2π - 5, ऐसा कुछ लिखा। अब देखो मैथमेटिकली क्या सही हो रहा है क्या, 2π - 5 को समझे 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग का मतलब 0.5, मतलब -5 किया तो मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब जो उसकी रेंज में ही आएगा। बट क्या मैथमेटिकली साइन ऑफ 2π - थीटा करेंगे तो यहाँ माइनस साइन थीटा आना चाहिए, तो यहाँ माइनस साइन और लगा देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब क्या, साइन इनवर्स के अंदर से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2π - 5, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब समझे बात को, तो 2π - 5 तो यहां से बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा तो कितना बन जाएगा, -2π - 5। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, 5 - 2π आया। ठीक है, इसका वैल्यू ये आया। अब देखो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये तो कांस्टेंट आ रहा है ना। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो 0 to 1 में अगर हम जाएं तो 5 - 2π तो मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है, यहाँ √1 - x² लिखते हैं dx। 5 - 2π को तो बाहर निकाल दिया आप लोगों ने, कांस्टेंट है, ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात करें तो 0 to 1, अपर लिमिट पुट कराएंगे, साइन इनवर्स 1 बना, कितना आ जाएगा, π/2 आ गया। मतलब फाइनली इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, π - 2π इनटू में कितना है, π/2 आया, ये आ रहा है ना आंसर। तो ये कितना देखा, a π/2 है ना। तो एक काम करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5π/2 तो हमने यहाँ से लिखा -2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, π² आ जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या है कि ऐसे पूछा हुआ कंपैरिजन, तो a b, तो a का वैल्यू तो अपना कितना आ जाएगा, यहां से देखें ना, इसको अगर कंपेयर करें तो भैया a का वैल्यू तो 5 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, और c का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो b/c तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a का वैल्यू 5 है तो कितना आ जाएगा, 6 आया। फाइनली इसका आंसर 6 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओहो, सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर की मैं चेंज करते हैं,
और मुझे पूरा चेक करना पड़ेगा इस सबको, मतलब वीडियो बनाने से पहले एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। खैर ये सब सॉल्व पहले कभी नहीं किए होते हैं, तो एक बार कुछ डायरेक्ट वीडियो बना देते हैं ना, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा। 5 पाई/2 हमने यहाँ से लिखा, माइनस का यहाँ से लिखा, ठीक है। तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 5/2, ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू इतना है, सी का वैल्यू इतना है। जब बी अपॉन सी निकालेंगे तो 2.21 ही आ जाएगा, ए का वैल्यू 5/6 ही आ रहा है। ठीक है, सही है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा सवाल था ना। ये भी चेक करते हैं, दूसरे का आंसर अपना डी आ रहा है, ठीक है। नंबर 9। अच्छा आगे समझते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। 3 में क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड हमारे पास रियल नंबर से रखे हैं ना, ठीक है। ये सभी रियल नंबर्स हैं। एक्स को वाई लाइज ऑन ए सर्कल रेडियस 3, उस पे सर्कल पे लाई कर रहा है। जेड को टी लाइज ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, दा लिखा हुआ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इंटू जेड, इसका मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है ना, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम बड़ा आसान सा है ना, और बोथ सर्कल हैव सेंटर एट ऑरिजिन, ऐसा कुछ दे रखा है। मतलब पहली बात तो क्या है कि हमारे पास में ऐसे कुछ सर्कल आ गए, एक सर्कल हो गया, इसका रेडियस 3 है, ठीक है। जिसपे क्या लाई कर रहा है, एक्स कोमा वाई लाई कर रहा है, इस बात का फर्क पड़ेगा ना। दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस 2 है, इस पे क्या लाई कर रहा है, जेड कोमा टी लाई कर रहा है, ठीक है। रेडियस 3 है तो कोई सर्कल का मैं पैरामेट्रिक फॉर्म अगर लिखूंगा तो एक्स बराबर आप लिख सकते हैं 3 cos थीटा, और y बराबर में कितना लिख सकता हूँ 3 sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। z बराबर हम यहां से लिखें तो कितना आ जाएगा 2 cos थीटा, y बराबर कितना आ जाएगा 2 sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात तो मुझे समझ में आई। अच्छा आगे क्या दे रखा है, x सॉरी z और t है ना, t बराबर, अब मुझे क्या चाहिए एक्स टी माइनस वाई जेड, तो एक्स टी माइनस वाई जेड कितना दे रखा है, एक्स टी माइनस वाई जेड बराबर 6 है। तो एक काम करते हैं, थीटा नहीं, इसके लिए अल्फा लेते हैं ना, या अल्फा या अल्फा है ना, क्योंकि इसका पैरामीट्रिक एंगल कुछ अल्फा ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ थीटा पे ले लेते हैं ना। अब एक्स टी माइनस वाई जेड हमने लिखा ना, एक्स टी तो कितना आ जाएगा, या तो 6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन अल्फा, यहाँ भी 6 बनेगा, y इंटू जेड, तो 6 तो कॉमन ले लेते हैं, कैंसिल भी हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा बराबर में 6 है, 6 से 6 कैंसिल हुआ, ठीक बात है ना। अब देखो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आता है, इसको अगर से देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा बराबर 1 आया, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आई, यहां तक की बात तो समझ में आती है। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, वैल्यू पूछा हुआ है p बराबर x इंटू जेड, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 3 cos थीटा आ रहा है, ठीक है। जेड का वैल्यू कितना है 2 cos अल्फा आया, ये आ गया। अगर इसको आप समझें तो p बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा 6 इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को ना मैं एक काम करता हूँ, 2 यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ना, p और 3 इंटू 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाते हैं, तो कितना आएगा, कोई cos ऑफ a प्लस बी, ठीक है। 2 cos a cos b, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी थीटा माइनस अल्फा है, अल्फा माइनस थीटा एक ही बात है ना, ऐसे कुछ लिखा हमने। अब देखो साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू अगर 1 आ रहा है, इसे करस्पॉन्डिंग अगर कॉस का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा अल्फा माइनस थीटा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू तो 0 आया। ये तो कितना आ गया 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ठीक ऐसे कुछ आया। अब p बराबर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना। अब मुझे p का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो कितना आ जाएगा, cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, तो p का जो p मैक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज 3 आ जाएगा। तो ये आंसर आया अपने पास। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड का क्या आंसर दिया है, थर्ड का सी ऑप्शन है ना, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं।
क्लियर स्टूडेंट? आई होप कोई प्रॉब्लम भी समझ में आया ना, आसान सा प्रॉब्लम था ये, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था ना। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं ना। इस प्रॉब्लम में कुछ कुछ खास बातें हैं ना, ये आपको जो सीखना भी चाहिए, और कुछ खास बातें क्या है वो आप सीख भी जाओगे ना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना जो जनरली क्लास में डिस्कस करते हैं, तो इस प्रॉब्लम को लेने का पर्पज यही था कि इसमें सभी पॉइंट्स दे रखे थे, मतलब पीए माइनस पीबी के बारे में बता रखा है और एक पीए प्लस पीबी, ये अपना में दो स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं ना, जो ऑप्शन सी और डी में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब समझो बात को, क्या करना रहेगा हमें। पीवीए पॉइंट है ना, मल्टीपल का प्रॉब्लम है ऑन दिस लाइन, पी पॉइंट है जो इस लाइन पर है, ए अपने आप में एक फिक्स पॉइंट है 3,4। ठीक है, द फैमिली ऑफ लाइन गिवन बाय द इक्वेशन दिस आर कॉन्करेंट एट ए पॉइंट बी है ना, बी पॉइंट पे कॉन्करेंट कर रहा है फॉर ऑल परमिसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के परमिसिबल वैल्यू के लिए से बी पॉइंट पर कॉन्करेंट है। ठीक है, पूछा है सम ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, मतलब पहले आप पॉइंट बी निकाल दो, उसका सम ऑफ एब्सिसा और ऑर्डिनेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट बी, मतलब पहला काम तो क्या, पॉइंट बी निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं और पॉइंट बी कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक काम करते हैं, सेक थीटा की टर्म को मैं एक साथ लिखता हूँ, सेक थीटा की टर्म को एक साथ लिखा, तो 3 यहाँ से आया, एक्स आया। ठीक है, सेक थीटा की टर्म यहाँ से आ रही है, तो ये आ जाएगा 7/, यहाँ से कितना 11 आया। ठीक है, ये आ गया प्लस साइन। अब मैं क्या करता हूँ, कोसेक थीटा का टर्म एक साथ लिखता हूँ। कोसेक थीटा का टर्म अगर यहाँ से देखें तो 5x, यहाँ से कितना आ रहा है -3y, ये आया, और माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, अगर इसे आप ध्यान से देखो तो p टाइम्स ऑफ L1 q टाइम्स ऑफ L2 बराबर 0 लिखा हुआ है, मतलब L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 का फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो मतलब इट रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, और जो फिक्स पॉइंट आएगा आपके पास में वो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। अब देखो क्या है हमारे पास, L1 कितना आ रहा है 3x प्लस का 7y प्लस 11 बराबर 0, ये आया। दूसरा हमारे पास है 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, ये आ गया 3x 7y प्लस 11 यहाँ से। ठीक है ना, 5x माइनस 3y है ना माइनस 11। ठीक है ना, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, पॉइंट बी निकल जाएगा। पहला काम तो अपना पॉइंट बी निकालते हैं ना। अब देखो पॉइंट बी मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर देता हूँ, क्या आएंगे इससे कोऑर्डिनेट। जिनको अगर तरीका पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। अपॉन में क्रैमर रूल वाला जो तरीका होता है ना वो लगा रहे हैं अपना। -9 तो यहाँ से आया, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो -35 आया, -35 और -9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -44 आ जाएगा। ठीक है, सही है ना। उसके बाद में अब इसके ऊपर वाला हिस्सा लिखना है, तो एक्स वाले पार्ट को आप हाइड करोगे, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो कितना है -77, यहाँ से हमने इसको ऐड किया तो कितना है प्लस का 33 आया, फिर माइनस टाइम्स यहाँ पर रहता है, बाई कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो माइनस, अपॉन में जो टर्म यहाँ लिखा है वो टर्म आएगा ही आएगा। फिर बाई वाले हिस्से को आपने हाइड कर लिया, तो इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 33 आया, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, माइनस का 55 आया। ठीक है, बाहर एक माइनस साइन ऑलरेडी है ही, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब सेपरेट कराएंगे कितना आ जाएगा, -44 ही आ जाएगा ना, और -44 माइनस तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 यहाँ से आ गया। ठीक बात है, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक, ये -88 लिखा हुआ, -88 बाई अपॉन 44 कराएंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब माइनस का 2 आया। अरे कैसी कैसी समस्या होती है ना। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 और -2 आ गया। चलो ठीक है ना, अब आगे पूछना चाह रहा b आ गया, तो सम ऑफ एब्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट b, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये बात ठीक है ना। ठीक है, तो अपना ये पॉइंट निकालना था, मैंने तो यहाँ तक अपना समझ गया, ए और बी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समझने और बुझाने वाली जो बात थी वो थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस थी ना, इनको बड़े ध्यान से समझना है ना, इनको अच्छे से एलेबरेट करते हैं ना। पहली बात तो देखो, आप तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें, चलो मैं इन डिटेल डिस्कस करता हूं आपको। पहला तो आप कंसेप्ट समझे, पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम, पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम। तो पहले क्या है, तो पी हमारे पास एक मूविंग पॉइंट है जो एक लाइन पे लाई कर रहा है अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम, और इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, पॉइंट ए के अगर कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कितना है, पॉइंट ए तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट है 3,4। ठीक है,
अब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1, -2 आया है ना, ये आ रहा था ना जब कैलकुलेट किया। तो पॉइंट बी हमने, अब ये समझते हैं कि दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, पहले तो ये समझो। 3, 4 को जब यहाँ पुट कराएंगे तो 3, 6 माइनस पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो सेम साइन आ रहा है, तो मतलब दोनों पॉइंट सेम साइड में। पहला काम तो अपने ये पता लगाया, ठीक है। ए पॉइंट यहाँ पर है, पी पॉइंट मान लो किस टाइम पे यहाँ पर है, तो पी ए माइनस पी बी आपको मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अगर एक ट्रायंगल अगर फॉर्म हो रहा है तो पी ए माइनस पी बी, तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स लेस देन कैसा आएगा, थर्ड साइड आएगा, ठीक है। ये बात समझ में। तो पी ए माइनस पी बी हमेशा कैसा होगा, ए बी से छोटा होगा, बट पॉइंट पी मूविंग है, तो मूव करते 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 कभी अगर मान लो पॉइंट पी अगर कभी यहां पहुंच गया, इट मीन कि पी ए माइनस पी बी का अगर मुझे मैक्सिमम देखना है भाई, ये क्या हमेशा ए बी से छोटा होगा, ए बी के बराबर आ सकता है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए बी आ सकती है। कब आ सकती है, जब पी ए कॉमा बी कैसे हो, कोलिनियर हो। बस बच्चों यही बात आपको बताना था, जिनको नहीं पता है इस बात को ध्यान रखें, और कभी भी अगर ये टर्म आता है, पहले दोनों पॉइंट सेम साइड ही होंगे ना, ठीक है। तो पी ए माइनस पी मैक्सिमम तभी आएगा जब पॉइंट पी, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों मतलब तीनों कैसे होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। बस आपको ये बात ध्यान रखना है। अब पी ए माइनस पी बी मुझे लिखना है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी के बराबर आएगा। तो ए बी लेंथ अगर मुझे लिखना है तो ए बी लेंथ कितना आएगा, है ना। कई बार आपसे पॉइंट पी भी पूछ लेते हैं, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पॉइंट पी क्या आ जाएगा, इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो मैं आसानी से निकाल सकता हूं, ठीक है ना। यहां तक की बात क्लियर हुई। अब देखो पी ए बी के बराबर आएगा, तो ए बी लेंथ कितना आ रहा है, ये तो अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 - 1 तो 2 आया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 + 6 कितना आ गया हमारे पास, 36 आ गया। 36 + 4 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ गया। 40 को मैं लिख सकता हूँ 2√10 लिख सकते हैं, मतलब सही आ रहा है। ये तीनों सही हैं अभी तक, है ना। अब आगे समझो, पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम। अब इस वाले कंसेप्ट को भी समझ लो। तो पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम, एक्चुअली जब स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं ना, तो ये दो स्टैंडर्ड कंसेप्ट होते हैं जो अपने क्लास में अपने बेसिक तरीके से डिस्कस भी करते हैं ना। तो पी ए प्लस पी बी मिनिमम, तो इसको अब दो केस से समझाता हूं मैं, पहले केस 1 और एक केस 2। मान लो कि एक पॉइंट यहां कहीं है, ऐसे है ना, अभी ए और बी इस वाले पॉइंट से लिंक नहीं है ना। मान लेते हैं एक पॉइंट अपना यहां कहीं है, दोनों अपोजिट साइड में है और पी लाइन पर है। ऐसे कुछ बनाया सिचुएशन आपने, ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब पी ए प्लस पी बी मिनिमम, तो आपको पता है सम ऑफ टू साइड्स कैसा आएगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा। तो पी ए प्लस पी बी अगर ट्रायंगल बन रहा होगा तो हमेशा कैसा होगा, ए बी से बड़ा होगा, मतलब ठीक है ए बी से बड़ा हो। ए बी के बराबर कब आ सकता है, जब पॉइंट पी चलते चलते, मूविंग पॉइंट है, चलते चलते अगर यहां कहीं पहुंच जाए, पी अपनी पोजीशन पी बराबर पी डैश वाली पोजीशंस ले ले, ठीक है। इन दैट केस ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे और पी ए प्लस पी बी कैसा आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, तो ए बी के बराबर आ जाएगा। ठीक बात, ये तब हुआ जब दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में। बट समस्या क्या है कि अगर मान लो कि पॉइंट, एक पॉइंट अपना इस साइड आ जाए, दोनों पॉइंट अगर सेम साइड हो और पी अगर यहां कहीं हो, इन दैट केस एक ट्रायंगल तो बनेगा, बट पी ए प्लस पी बी जो आएगा वो हमेशा ए बी से बड़ा आएगा। मिनिमम कब आ सकता है, जब भाई मान लो कोलिनियर होगा, तो क्या यहाँ ऐसे ये संभावना पॉसिबल है क्या, भाई पी ए प्लस पी बी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, पी ए प्लस पी बी की, वो तो ए बी आएगी। पी ए प्लस पी बी का अगर मैं मिनिमम लिखूं तो कितना आएगा, ए बी आएगा ना, ठीक है। तो अब क्या ए बी यहां से तो आ नहीं सकता, मतलब ये तो क्या ए बी से बड़ा नंबर लिखा हुआ है ना अपने आप में, सॉरी, ठीक है ना। अब क्या करना चाहिए मुझे, अगर मिनिमम चाहिए तो मैंने क्या किया, सोचो ध्यान से। मुझे पता है अगर ये पॉइंट अपोजिट साइड है ना, अगर पी ए प्लस पी बी मिनिमम है, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट का मिरर इमेज लिया, इतनी ही डिस्टेंस पर, जितना ऊपर था उतना ही डिस्टेंस नीचे एक पॉइंट लिया, और इस पॉइंट को मैंने यहां लिया। ये पॉइंट अपना मान लेते हैं ए डैश, ए डैश है ना, ठीक, ऐसे कुछ लिख लिया। अब क्या किया कि पी ए प्लस पी बी मिनिमम हो, मतलब मैंने कुछ ऐसे समझा, देखो समझो ध्यान से, पी ए प्लस पी बी मिनिमम, इसके बारे में मुझे बात करनी है। तो मैं एक काम करूं, पी ए डैश
प्लस पीबी के बारे में बात कर ले, तो जितना लेंथ ऊपर था उतना ही लेंथ नीचे हम लेके चले, है ना। ठीक है, ये लेंथ लेके चले, तो अगर ये लेंथ लेके चल रहे हैं, इतनी लेंथ ऊपर लेके चल रहे हैं, तो पी डैश प्लस पीबी अगर मिनिमम आएगा, तो मान लो पी तो अभी यहाँ का ही मान लो, तो जैसे अपोजिट्स अगर थोड़ा खिसका हुआ रहेगा तो ट्रायंगल बनेगा, तो ये वाला केस होगा। मिनिमम आने के लिए पी को भी कहाँ होना चाहिए, फिर एक ही लाइन में होना चाहिए, मतलब ए डैश पी और बी एक ही लाइन में होना चाहिए। तो देखो ये स्टैंडर्ड सवाल है, आपसे पूछा जाता है कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या करना पड़ेगा, अगर पी ए प्लस पी बी मिनिमम है और पॉइंट पी लाइन पर है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बताओ, ऐसा पूछा जाता है आप लोगों से। तो करना क्या चाहिए आप लोगों को, करना ये चाहिए किसी भी एक पॉइंट का पहले आप इमेज ले लो विद रेस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है, हमने इमेज ए का इमेज लो या बी का इमेज लो। ठीक है, फिर उसके बाद में ए डैश पी एंड बी कोलिनियर, ये सभी कोलिनियर होंगे। ठीक है, मिनिमम होने के लिए अब क्या ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट पी निकालना है। इसने तो खैर आसान सवाल पूछा हुआ है, वो बता देंगे ना। अगर मान लो आपको पॉइंट पी कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे आप लोग कि ए डैश बी लाइन निकालोगे और जो गिवन लाइन है उन दोनों को सॉल्व कर लोगे, तो वहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा, पॉइंट पी आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ए डैश बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। अब देखो ए डैश बी लेंथ लिखो, या फिर अब देखो ये ए डैश बी लेंथ है और जो ए बी लेंथ है, क्या ये बराबर लेंथ है क्या, पहले तो मुझे ये बताइए। हाँ ये बराबर लेंथ है ना, ए बी के बराबर ही आएगा, ए बी के बराबर लेंथ है ना। ठीक, जितना लेंथ ये था उतना ही लेंथ का मैंने यहाँ लिखा है, तो इस लेंथ प्लस ये जो लेंथ लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ए डैश लेंथ, सॉरी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहले मैं क्या करूंगा, ए का ऐसा इमेज निकालूंगा। ठीक है, तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगा, प्लस मेरे पास में ये वाला लेंथ आ जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ ये अपना क्या है, ए बी के बराबर ही आ जाएगा, मतलब जो पी ए लेंथ आएगा ये अपना कितना, ए डैश बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी के लेंथ के बराबर ही आएगा, क्योंकि जितना लेंथ ये उतना ही लेंथ ये है ना। मान लो अगर आपने इसको x ले लिया है, तो ये x, ये भी x आ गया। मान लो आपने इसको y ले लिया, तो ये y लेंथ ये आ गया, तो हमें x प्लस वाई लेंथ निकालना है। ठीक है, तो ये x प्लस वाई लेंथ आपको निकालना रहेगा, तो ए डैश बी, नहीं 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 अलग है, ए डैश बी अलग ही रहेगा ना। तो क्या रहेगा अपना आंसर में, पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, ए का पहले इमेज निकालना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। ठीक है, फिर ए डैश बी पॉइंट आएगा, फिर ये पूरी लेंथ में कैलकुलेट करूंगा। क्लियर ना हो, तो अब देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आपको समझ में आया बात यहां तक है ना, तो मैं इस वाले हिस्से को नीचे सरका देता हूं, या फिर यहीं सॉल्व करते हैं, यहां से इसे नीचे गायब कर देते हैं, डायग्राम फिर से बना लेते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि पॉइंट ए हमारे पास यहाँ है, पी यहाँ पर है और बी यहाँ कहीं है, तो ये ए डैश पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे ए डैश पॉइंट, तो मुझे ये लेंथ चाहिए मेनली, तो क्या है मुझे ये लेंथ निकालने में फोकस करना है, ये दोनों लेंथ बराबर है। ठीक है, बी पॉइंट यहाँ पर है, तो बी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट पता है कितना है, 1, -2 ये आ रहे थे ना बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ए के कोऑर्डिनेट कितना है, 3, 4 है, और लाइन हमारे पास क्या दे रखा है, x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो अब आपको देखो इसका इमेज मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, तो इसका आपका फॉर्मूला होता है ना इमेज निकालने का, डायरेक्ट क्या कराओगे, चलो ठीक है, अल्फा -3 हमने किया अपॉन में x का कोऑर्डिनेट 1, बीटा -4 अपना करेंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, इस पॉइंट को उस लाइन में पुट किया तो 3 -4 प्लस का 3 अपॉन में कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 -4 तो 6 आ गया, 6 -4 मतलब 2 आ जाएगा फाइनली, 2 यहाँ से आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -2 आया। ठीक है, तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा, -2 और +3 किया, अल्फा का वैल्यू तो 1 आया, बीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो प्लस का 2 यहाँ से आया और 4 इधर जाएगा तो 6 आ जाएगा, मतलब ये 1, 6 आया। ठीक है, अब आपको ये लेंथ निकालना है, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा हमारे पास में, अल्फा -3 ना, 1, 6,
माइनस का 2 सही है ना अपना, 2 माइनस का 2 ठीक बात है। बीटा का वैल्यू 6 आ रहा है ना। ठीक है, तो अब मुझे ए डैश बी लेंथ कैलकुलेट करना है ना। तो कितना आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और 6 माइनस ऑफ 2 कराएंगे तो कितना, 8 आ जाएगा ये तो ना। 8 का स्क्वायर जब लिखेंगे तो ये तो फाइनली 80 आएगा आंसर है ना। तो पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम, तो ये तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। अकॉर्डिंग दैट अपना डी ऑप्शन सही नहीं आ रहा ना। ठीक है, क्या आंसर दिया है, ए बी सी ही होना चाहिए। चौथे का आंसर ए बी सी, चौथा ही क्वेश्चन कर रहे हैं क्या अपना, फोर्थ ए बी सी सही है ना। ठीक है, तो अपना क्या आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू 8 आएगा ना। क्लियर स्टूडेंट ना, आई होप को यहाँ तक की बात समझ में आई ना। नाउ अब हम करते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ ना, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इन दोनों कंसेप्ट को स्टूडेंट बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही एक बेसिक कंसेप्ट है। जिनको पता है उनके लिए प्रॉब्लम बहुत आसान है, जिनको नहीं पता है तो उनके लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग सा हो जाता है, मतलब शुरुआत के लेवल पर। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स का प्रॉब्लम दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे पास में, दिस एंड दिस मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। ये दोनों मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट है ना, कौन सा इनकरेक्ट है। देखो बार बार मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सवाल में कभी भी इनकरेक्ट करेक्ट पूछता है ना तो हमेशा ऑप्शन के ऊपर लिखा करो, ये इनकरेक्ट है ये करेक्ट है, तो गड़बड़ हो जाता है मामला ना ऑप्शन टिक करते टाइम। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आपको मालूम है किसी मैट्रिक्स ए को अगर मैं ऑर्थोगोनल कब कहूंगा, जब उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कराए तो आई आ जाए, या फिर ए ट्रांसपोज इनटू ए निकालें तो भी कितना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। क्या बोला है सवाल में कि a माइनस ऑफ आई बाई टू, ये कैसा है, अपने आप में ऑर्थोगोनल है। अगर ये ऑर्थोगोनल है, इसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट कितना आएगा, आई आएगा। ठीक है, सिमिलरली a प्लस आई बाई टू की बात करें, a प्लस आई बाई टू इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, अगर ये भी ऑर्थोगोनल है तो। अब ऑर्थोगोनल में एक तरीका आपको पता है प्रॉपर्टी, अगर a प्लस बी का अगर मैं ट्रांसपोज लिखूं तो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस ऑफ आई बाई टू, तो हमने यहाँ एज इट इज लिखा। ठीक है ना, यहां से कितना आ जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस ऑफ आई ट्रांसपोज कितना आता है, आई आता है ना, तो आई बाई टू हमने यहाँ लिखा बराबर आई। ठीक है, ऐसे इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साथ के साथ सॉल्व करते चलते हैं, तो a ट्रांसपोज प्लस का आई ट्रांसपोज को तो आई लिखेंगे बाई टू, बराबर में कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो a इंटू ए ट्रांसपोज यहां से आ जाएगा। नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू आई तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा ना बाई टू है ना, माइनस ऑफ a ट्रांसपोज बाई टू प्लस का कितना बनेगा, आई स्क्वायर बाई फोर, तो आई स्क्वायर को तो आई लिख देंगे और फिर इसको इधर लेके आएंगे तो 3i बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस ए ट्रांसपोज हमने यहां लिखा। नाउ यहां से आ जाएगा a बाई टू प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू है ना, यहां से आ गया, आई स्क्वायर बाई फोर बन रहा है तो इसको इधर ले जाएंगे तो अगेन 3i बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात तो मुझे मालूम चली। अब एक काम करते हैं कि इस तरह का जब रिजल्ट आ रहा है तो दोनों को एक बार तो मैं ऐड करता हूं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐड किया, ऐड करने से कितना आया, टू टाइम्स ऑफ a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर कितना आ जाएगा, 3i बाई फोर आ जाएगा, सॉरी 3i बाई टू आ गया, 3i बाई फोर, 3i बाई फोर तो कितना आ जाएगा, 3i बाई टू आ जाएगा, इतना आया। अब देखो a इंटू ए ट्रांसपोज अगर मैं यहां से लिखूं तो ये कितना आ गया, 3i अपॉन फोर आया। एक रिजल्ट तो मुझे ये मालूम चला। ठीक है, दूसरा रिजल्ट, अगर मान लो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, a बाई टू तो जुड़ के a हो जाएगा, प्लस का यहाँ से a ट्रांसपोज आ जाएगा और ये वाला जीरो हो गया, मतलब a ट्रांसपोज बराबर कितना आ गया, माइनस a आया। तो यहां से तो एक रिजल्ट मेरे पास क्या मालूम चल जाएगा, a हमारे पास में कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इतनी बात समझ में आई, ए स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू। अब समस्या ये आई कि
ए इसकी सिमेट्रिक है तो इवन ऑर्डर का है कि ऑड ऑर्डर का है, इस बात का मुझे डिसीजन लेना है। अब देखो आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर ए अगर मान लो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ऑड ऑर्डर का है, इसकी सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आनी है, 0 आनी है। बट अगर आपने यहां से अगर देखे तो इस बात का डिसीजन मैं यहां से ले सकता हूँ, बोथ साइड अगर आप डिटरमिनेंट लेंगे तो 3i/4 आ जाएगा, 3i/4 का होल क्यूब, और मतलब 3 × 3 का ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, चलो मान लो कुछ ऐसे ले लेते हैं, 3 पावर n आ जाएगा ना, ऑर्डर n मान लिया। अब देखो यहां से कितना आएगा, a का डिटरमिनेंट इंटू a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, कुछ ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या, ये तो एक नंबर है, हमेशा पॉजिटिव आना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर कभी भी 0 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, ये आंसर होगा, पहली बात। दूसरी बात, a इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू 3i/4 आ रहा है, तो ये a ऑर्थोगोनल नहीं होगा, दूसरी बात। तीसरी बात, क्या a स्क्वायर का वैल्यू 3i/4 होगा क्या, a स्क्वायर का वैल्यू है ना, a ट्रांसपोज का वैल्यू -a आ रहा है, a ट्रांसपोज का वैल्यू -a जब यहां डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, हाँ मतलब सही है ना, तो ये नहीं आएगा ना, तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, या पूछा है ना, देन ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारे पास में, दूसरा भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, बस एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ए इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, ए इज ऑर्थोगोनल। पांचवें के आंसर्स में तो करेक्शन नहीं किए कि लिखते हैं इसका भी कहीं कुछ गड़बड़ जा रहा है, तो पांचवें का आंसर ए बी डी, पांचवें का आंसर ए बी डी। तो क्या कुछ सवाल में इनकरेक्ट करेक्ट पूछा है क्या, ठीक है, पांचवें का आंसर क्या दिया हमने, ए बी और डी, हाँ मतलब पूछा है ना सही ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, कौन कौन सा इनकरेक्ट है। तो भैया अपने देखो पूछने में सवाल में बड़ा ही अच्छा ध्यान रखा है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है, मतलब आंसर में कोई चेंज नहीं करना भैया, सही बात है। तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा, ए बी डी आ जाएगा, तो 3 इनकरेक्ट हुए ना, ठीक है, आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आसान प्रॉब्लम था ना, बिल्कुल भी ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं था, बस क्या है कि थोड़ी आपकी मतलब अभी हमने कई सारी प्रॉब्लम्स बड़ी अच्छी अच्छी देख ली थी, तो एक दो प्रॉब्लम आपके, एक दो डीपीपी आपके थोड़ा हल्का सा, ताकि आपको समय समय पर सभी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, हल्का और भारी तो क्या है कि डिपेंड करता है स्टूडेंट की प्रिपरेशन कैसी है और किस लेवल से वो तैयारी कर रहा है, कई बार बहुत आसान प्रॉब्लम भी डिफिकल्ट लग जाती है, जैसे कि अब ये वाला प्रॉब्लम है, बड़ा सही प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको देखो करना क्या होता है, जैसे इस डीपीपी की बात करता हूं, मान लो आपको सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आती, मान लो ऐसा, अल्टीमेटली आपका एम क्या है, इस प्रॉब्लम को सीखना, बात समझ में आई आपको, अल्टीमेटली आपको इस प्रॉब्लम को सीखना आपका एम है, कैसे सॉल्व करते हैं ना इस प्रॉब्लम को। अब देखो बहुत ध्यान से समझो, सीखना मैटर करता है ना, एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, एच एक्स हमारे पास में से फंक्शन दे रखा है, ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, और सभी में देखें तो एच एफ एक्स के बारे में पूछ रहा है, कंटिन्यूस और नॉन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो देखो एफ एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, एफ एक्स का तो मैं फटाफट एक डिसीजन ये ले सकता हूं कि एफ एक्स के बारे में अगर बात की जाए, कंटिन्यूटी के बारे में बात करूं, तो भैया कंटिन्यूस है एवरीवेयर, मॉड का फंक्शन है, हाँ इसको बोल सकते हैं नॉट डिफरेंशियबल होगा, कहां पर नॉट डिफरेंशियबल है, पहले तो आप ये लिखो, तो -1 पर नॉट डिफरेंशियबल है, एक तो पॉइंट, दूसरा 1 पर नॉट डिफरेंशियबल है, और तीसरा जहां जहां पर मॉड 0 हो रहा है वहां पर कैसा आएगा, नॉट डिफरेंशियबल आएगा ना, सिंपल से मॉड का सम से, यहाँ मॉड नहीं दे रखा है बच्चों ना, ये बात ध्यान रखना है ना, ये सिर्फ 2x है ना, ओके, ये भी चेंज करेंगे, 6 में करेक्शन करना रहेगा, ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना, अब समझो बात को, ओके सॉरी,
एच एक्स के बारे में अगर बात करें, एच एक्स आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 3 पे कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3 एंड नॉन डिफरेंशिएबल। बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस वगैरह है ही है ना, ठीक है। तो हमसे एच ऑफ एफ एक्स के बारे में पूछ रहा है। तो एच ऑफ एफ एक्स के बारे में पूछ रहा है, तो इसको सोल्व करने के ना कई सारे लॉजिक होते हैं। कई बार प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मतलब कि एफ एक्स पर ध्यान लगाएं, एफ एक्स कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, एफ एक्स तो सब जगह कंटिन्यूअस आ रहा है। तो एच एक्स कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस 3 पर आ रहा है, तो मतलब जब एफ एक्स 3 ले रहा होगा वैल्यू, तब मुझे चेक करना चाहिए। कुछ इस तरह का लॉजिक लगाते हैं ना। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मान लो प्रॉब्लम आसान सा है तो हम डायरेक्ट एच एफ एक्स ही निकाल देते हैं। तो अभी के हिसाब से मैंने एच एफ एक्स कैलकुलेट किया, तो एच एक्स ही दे रखा है, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और 1 आया जब एफ एक्स कैसा है, 3 से छोटा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एफ एक्स का डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, आप देखो सीखने सिखाने वाली बात आप लोगों के लिए ये है, कभी भी अगर इस तरह के मॉड के अगर डायग्राम आते हैं ना आपके पास में, तो इनका अगर आपको डायग्राम बनाना होता है तो वो आप एक ही लाइन में ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, उस बात को आप बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करने का एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, आप कैसे इसको एक ही लाइन में हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले कहाँ कहाँ पर मॉड 0 हो रहा है वो सारे पॉइंट निकालो। एक तो -1 पर, एक 1 पर, एक पॉइंट 2 ले लिया, ये 3 पॉइंट लिए। अब -1 पे वैल्यू लिखता हूं मैं ना, -1 पर फंक्शन का वैल्यू f ऑफ -1। तो -1 पे जब वैल्यू लिखेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 जब यहाँ पुट कराएंगे तो -2, तो +2 बना, +2 तो यहाँ -2 आ जाएगा ना, -2 आया। -1 पे वैल्यू निकाल रहे हैं तो -3 बनेगा, तो ये 3 बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। -1 जब यहाँ पुट कराएंगे तो यहाँ -2 आएगा और यहाँ +1 आ जाएगा, 9 10, और यहाँ फाइनली कितना है 6 आया। मतलब -1 पे वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 6 आ रही है, कहने वाली बात ये, ठीक है। अब मैं 1 पे वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। फटाफट फटाफट निकाल सकते हैं। तो 1 पे वैल्यू निकालेंगे 3 आ जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 1 पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, -1, तो यहाँ +3 आ जाएगा। और 1 पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो अगेन ही कितना बन जाएगा, वो 2 + 3 3 आ जाएगा। 6 12 आ रहा है मेरा, है ना। आई थिंक 12 भी आना चाहिए ना, सब कुछ सही। तो 12 यहाँ कहीं मान लेते हैं, थोड़ा ऊपर मान लेते हैं, यहाँ कहीं 6 की लाइन है, ये -1,6 ये पॉइंट है, ये आ गया 1,12 का पॉइंट, ठीक है। 1 पर वैल्यू निकाला है, 2 पे वैल्यू निकालते हैं। 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आया यहाँ पर, ठीक है। 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 पे वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो -1 यहाँ से आया। 2 पे वैल्यू निकाल रहे हैं तो 0 हो जाएगा। 2 पे जब यहाँ पुट कराएंगे 4 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 5 11, और एक अपना कितना हो जाएगा, 10, है ना। यहाँ 10 आ रहा है। एक बार चेक करता हूँ 1 पे भी, शायद क्योंकि मुझे ध्यान है शायद 10 10 आ रहा था, मैंने किया हुआ था, है ना। 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 1 यहाँ पुट कराएंगे तो 4 आएगा, सॉरी ना, बड़ी ही गड़बड़ कर देते हैं ना। ये 10 आ रहा है ना, मतलब इस पे वैल्यू 10 आया और इस पे वैल्यू 10 आ रहा है, ये एक समझो आप बात को, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आए। अब क्या करेंगे, तो इन बिटवीन तो ग्राफ तो आपको ऐसे मालूम चलेगा, ग्राफ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, इन बिटवीन तो पॉइंट्स, ये ग्राफ का शेप आया, कहने वाली बात ये रही। अब बात ये है कि इसके बाद ग्राफ और इसके पहले ग्राफ कैसा होगा, मतलब यहाँ से जाना तो लाइन ही है, ऊपर लाइन जाएगा कि पैरेलल जाएगा कि नीचे लाइन जाएगा, ऐसे यहाँ से लाइन कैसे जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभी इधर पॉइंट लो -2 और इधर एक पॉइंट लो 3। मैं बता देता हूँ 3 पे वैल्यू इसकी पॉजिटिव भी आएगी तो ऊपर जाएगा, है ना, वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है ना, और यहाँ पर भी वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी तो ग्राफ ऐसे निकल जाएगा। इन सभी पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया, ये ग्राफ आएगा, ठीक है। अब ध्यान से अगर इस ग्राफ को मैं देखूं तो एफ एक्स ऑलवेज कैसा लिखा हुआ है, 6 के इक्वल है, और यह 6 से बड़ा ही आ रहा है ना, ठीक है। अब समझो बात को ध्यान से कि एफ एक्स अगर 3 के इक्वल है या 3 से बड़ा है, ठीक है, तो एफ एक्स वाई बराबर 3 की लाइन आपने ये ले ली। एफ एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए, तो हमेशा ही है। तो यहां से तो भैया हमारे पास में क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। तो इससे तो कितना आंसर आ गया, एक्स बिलोंग्स टू आर। यहां से जब एफ एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए,
तो 3 की लाइन हमने ड्रॉ कराई, ये एफ एक्स का आ गया, तो 3 से बड़ा आ रहा है, हमेशा आ रहा है, इसको सोल्व करने में एक्स बिलोंग्स टू आ रहा है, मतलब ये आ गया। एफ एक्स 3 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ से कितना आया, कोई भी वैल्यू नहीं आएगा एक्स का, तो एक्स बिलोंग्स टू 5, मतलब ये वाली डेफिनेशन होगी ही नहीं। मतलब अल्टीमेटली अगर एच एफ एक्स को मैं देखूं तो एच एफ एक्स मेरे पास में लिखा क्या है, 2 इंटू एफ एक्स लिखा हुआ है। अब 2 इंटू एफ एक्स तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो एफ एक्स तो हमारे पास में 2 से बस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ग्राफ तो यही रहेगा ना, तो हर जगह तो कैसा आ रहा है, कंटिन्यूस आ ही रहा है, बस इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे कैसा आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। तो क्या रहेगा, इज करेक्ट स्टेटमेंट, इज कंटिन्यूस फॉर पहला सही है, इज डिसकंटिन्यूस गलत हो गया, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट ये तीसरा सही है, मतलब पहला और तीसरा सही है। 6 का ए और सी ऑप्शन आएगा। चेक करते हैं, 6 का ए और सी ना सही है एकदम, ठीक है ना। आगे के प्रॉब्लम चलते हैं हम। आगे क्या दिया, हमें एक पैराग्राफ दिया है ना, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, बहुत आसान सा है ना। ओके, समझे बात को ना। Z1 Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस तरह सेटिस्फाई कर रहे हैं। आल्सो अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड m इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द कॉम्प्लेक्स नंबर m लाइज ऑन अ सर्कल स्क्वायर कुछ ऐसा दे रखा है और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m से पूछा हुआ है। तो देखो अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन का रूट है और आपको डिफरेंस ऑफ रूट पता है, तो डिफरेंस ऑफ रूट का तो एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंस ऑफ रूट का मैग्नीट्यूड कितना आता है, अंडर रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए आएगा, मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट डी, डी कितना आ रहा है हमारे पास में, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है, Z1 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सी का वैल्यू कितना है, Z2 प्लस एम, ये है, अपॉन में कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ये आएगा ना। अब देखो बात को समझो कि ये लिखा क्या है, अंडर रूट ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ Z2 प्लस का m और इसका मैग्नीट्यूड। ये Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है ना, इसलिए मुझे मैग्नीट्यूड का बार बार ध्यान देना पड़ रहा है। अरे Z1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 Z2, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 16 या माइनस 4m आएगा, सॉरी पकड़ लिया अभी गलती, नहीं तो यही गलती हो जाती है ना। 16 प्लस 20 आयोटा, 16 प्लस 20 आयोटा माइनस ऑफ 4m, ये आ गया ना हमारे पास। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ रूट कितना दे रखा है, 2√7 दे रखा है, नहीं है ना ना। अब बात को समझते हैं आगे। 4 तो देखो आप यहाँ से कॉमन लोगे, तो 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, बाहर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 यहाँ से कट गया है ना। ठीक है, अब अंडर रूट में चलो हमने यहाँ रहने दिया, यहाँ तो 4 बना, प्लस का यहाँ 5 आयोटा बना और माइनस का m बना। अच्छा, मॉड को मैं इसके अंदर ले जाता हूँ, तो मॉड को यहाँ अंदर ले गए तो √7 आया। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर दो और मॉड को चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, m माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 5 आयोटा, या इसका मैग्नीट्यूड बराबर कितना आ जाएगा, 7 आया। ठीक है, कुछ ऐसा आया हमारे पास में, ये रिजल्ट आया। ठीक है, बात आपको यहां तक ही समझ में आया। m हमारे पास क्या दे रखा है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो m अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ध्यान से अगर देखें तो भैया z माइनस Z0 बराबर कुछ a का फॉर्मेट लिखा हुआ, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका सेंटर ये है और रेडियस इसका a हो जाएगा। ठीक है, तो ये m कहां पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई कर रहा है, इसका सेंटर आ गया 4,5 और रेडियस 7 आ रहा है, 4,5 यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। आगे पूछा ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m मुझे निकालना है, ये इंपोर्टेंट सवाल था जो अपन पहले भी सीख चुके हैं आप लोग। मान लो सर्कल है, m अपना सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, m अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड ऑफ m मुझे अगर लिखना है तो उसको m माइनस 0 लिख सकते हो, तो m का 0 से डिस्टेंस, मान लो कि 0 अपना कहीं बाहर है, 0,0, भाई ये डिस्टेंस आएगा का पॉइंट यहाँ होगा, मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, जब पॉइंट m अपना यहाँ कहीं होगा तभी डिस्टेंस मैक्सिमम आएगा,
ये ओ मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, तो भैया कितना आ जाएगा, ओ सी प्लस आर आ जाएगा, यही आएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। इसका आर तो कितना आ रहा है, रेडियस 7 आ रहा है, सेंटर कितना आ रहा है 4,5 आया। ओ सी लेंथ अगर मैं लिखूं तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 25, तो मतलब √41 आया। तो √41 प्लस 7 करके आया, तो मतलब कितना आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू इसका, ये आ जाएगा ना। क्या आंसर हुआ, डी ऑप्शन हुआ। तो बी एंड डी आंसर आ रहा है अपना, 7th और 8th का बी एंड डी। 7th एंड 8th का बी एंड डी सही है ना, क्लियर। 9th और 10th का ध्यान रखते हैं, 9th का 4 और 10th का 208। 9th और 10th ना, ठीक है। अच्छा 9th क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा, बहुत ही बढ़िया। एक फंक्शन एफ एक्स है सेटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, y ऑफ 1 दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ y ऑफ 0 इक्वल्स टू k इंटू ई दे रखा है, तो वैल्यू ऑफ k से पूछा हुआ है। तो देखो बच्चों, अगर आपने डीपीपी अगर सॉल्व नहीं किया है और आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशंस देख रहे हैं, मतलब आप गलती कर रहे हो। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, आसान होती है, बस क्या है कि उसका सही डायरेक्शन आप समझ लो। अब देखो इस प्रॉब्लम में ना बड़ा ही खतरनाक प्रॉब्लम है और बड़ा ही आसान प्रॉब्लम है, डिपेंड करता है कि आपने अगर सही डायरेक्शन पकड़ ली, ठीक, सही डायरेक्शन पकड़ ली मतलब अगर आपने सही पर्सन को पकड़ लिया, पर्सन समझ रहे हो, ऐसे ही पता है दुनियादारी में होता है। जैसे मान लो आप कोचिंग में तैयारी कर रहे होते हो, अगर आपने सही कोचिंग को पकड़ लिया तो ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी बनी रहेगी। अगर आपने गलत कोचिंग का चूज कर लिया तो गड़बड़ हो जाता है। मैटर है ना वो चीजें, प्रिपरेशन डिफिकल्ट आसान नहीं होती, वो तो डिपेंड करता है कि किसके सहारे हो रही है ना। जैसे कि ये सवाल के बारे में बात करते हैं, आलतू फालतू बात हटाते हैं, सामान्य ज्ञान की बातें हटाते हैं ना, जो पता है आप लोगों को ज्ञान। जैसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बड़ा अच्छा है और आसान भी है। अच्छा देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो लॉजिक क्या क्या रखते हो, हमेशा मैं आप बच्चों को बताता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम को जब भी आपको सॉल्व करना है तो स्टेप बाय स्टेप जाओ। पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो हटाओ। फिर होमोजीनियस फॉर्म देखो, ठीक है वो बन रहा है तो ठीक है काम करो। फिर एलडीई फॉर्म देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो देखो। उसके बाद में चौथा देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बन रहा है कि नहीं बन रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक ये हो गया, और एक लास्ट में आप समझो कहीं सब्स्टिट्यूशन से तो बात नहीं बन रही, या सब्स्टिट्यूट करके मतलब किसी पॉइंट में आसानी से किसी भी एक फॉर्म में ऐसे रिड्यूस हो जाए सब्स्टिट्यूट करके, एक तरीका ये भी हो सकता है। तो 5 तरीके होते हैं, 1 बाय 1 जाओ आप। अब देखो इस वाले तरीके में आपने पूरी मेहनत कर ली होगी, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि अगर इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, ठीक है 2xy, इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो 2xy आ रहा है, एक बार विद रेस्पेक्ट टू एक्स का, एक बार आप y के रेस्पेक्ट में करते हैं ना, तो कितना आ जाए एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर डी वाई यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब सबकी बात बन रही है, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी रही कि मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू अपॉन 3 इसको b माना और इसको अब डिफरेंशिएट किया। तो एक्स स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो 2x dx, तो यहां से आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई, वाई का कितना आ जाएगा dy आ जाएगा। यहां से कराएंगे तो 3y स्क्वायर dy, 3 तो कट गया, वाई स्क्वायर dy बराबर में कितना आया dv आया, ये आया है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई और 2xy dx, ये पूरा जो हिस्सा लिखा हुआ है ये पूरा हिस्सा अपने हिसाब से dv लिखा हुआ है, ठीक है, dx के साथ लेते हुए ना। और उसके बाद में हमने इस वाले हिस्से को b माना है, तो ये कितना लिखा हुआ है b, और dx यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई हुआ b dx बराबर 0, अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है। अब देखो ये तो बन गया अपना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, dv ओवर dx, तो इंटीग्रेट कराया तो यहां से बनेगा माइनस ऑफ एल एन बी, यहां लिख के सोल्व कर देते हैं, एल एन बी है ना, मॉड ऑफ एल एन बी लगा सकते हैं ज्यादा ना, माइनस एक्स प्लस का सी, ठीक है। b है कितना हमारे पास में, ये टर्म है ना। अच्छा एक काम करते हैं, y बराबर 1 रखते हैं, तो x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा x बराबर अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो b का वैल्यू कितना आया,
बी का वैल्यू अगर देखें कि x का वैल्यू 1 रखा, y का वैल्यू भी 1 आ रहा है, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास में? एक काम करते हैं, पूरा सॉल्व करके कैसे भी कर देते हैं, y ऑफ 0 का होल क्यूब। चलो मैं ऐसे करता हूं, ln ऑफ b माइनस एक्स प्लस सी, मॉड भी रहने देते हैं। ln ऑफ b का वैल्यू मैं यहां से पुट कर देता हूं ना, कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू अपॉन 3 बराबर का माइनस एक्स प्लस का सी ना, ठीक है। उसके बाद समझो आप लोग, x बराबर आपने 1 पुट किया तो y का वैल्यू भी 1 आ रहा है, तो ln ऑफ, तो यहां से लिखा हमने 1 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस का c, तो c बराबर कितना आया हमारे पास? ln ऑफ 4/3, तो यहां से बना प्लस का 1, ये आया c का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में तो सवाल में हम गए फिर से यहां, ln ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यू अपॉन 3 बराबर माइनस एक्स प्लस सी का वैल्यू आ रहा है ln ऑफ 4 अपॉन 3 प्लस का 1, ये आया। पूछना क्या चाहता है, x बराबर जब 0 रखेंगे तो y ऑफ 0 कितना आएगा, ये पूछना चाह रहा है। मतलब x बराबर 0 पर y का वैल्यू, सिंपल सी बात ये है। x बराबर 0 रखो, x बराबर जब 0 रखेंगे तो ln ऑफ y क्यू अपॉन 3 आ जाएगा। x बराबर जब 0 रखा तो ये कितना होना, ln ऑफ 4/3, ठीक है। और 1 जो लिखा हुआ है इसको मैं ln e लिख देता हूं, ln e लिखा तो ये तो बना ln ऑफ 4e/3 आ जाएगा, log mn आ गया ना। तो y क्यू अपॉन 3 बराबर कितना आ जाएगा, 4e/3 आया, 3 से 3 कटा तो y क्यू बराबर कितना आया, 4e आया। मतलब y ऑफ 0 का होल क्यू कितना है, k टाइम्स ऑफ e, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या आंसर हुआ इसका, 4 आंसर हुआ, 4। ग्रीन व्हाइट पे सही नहीं चलता, ओके 4, ओके ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आई आपको? क्या दिया 9th का आंसर, 4 ही था ना जितना ध्यान है ना। अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, 10th प्रॉब्लम। अच्छा, इस प्रॉब्लम को भी लेने का पर्पज था, बच्चों को से पता रहता है प्रॉब्लम, जिनको नहीं पता रहता है खासतौर से वो सीखे, और सॉल्व करने का तरीका। अच्छा, इस वाले प्रॉब्लम को क्या करते हैं ना, जनरली क्लास में जब सीखते हैं तो कई बार फैकल्टीज इसको मल्टीनोमियल वाले तरीके से बता देती है। ये मल्टीनोमियल वाला तरीका आपको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। टेटर्स लिखा हुआ है, टेटर्स ही था या लेटर्स ही था ना, टेटर्स मान लेते हैं, TATTERS, टेटर्स है। कितने हमारे पास, 7 लेटर्स है। पहले तो सभी लेटर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा करो। 3 टी है, बस 3 ही टी है ना, उसके बाद तो सारे अलग अलग है, ए है, ई है, आर है और एस है, ठीक है। आपने 4 लेटर का सिलेक्शन करके वर्ड बना रहे हो, तो अब देखो एक टेबल बनाया करो हमेशा। यहां तो लिखो सिलेक्शन और यहां लिखो वर्ड्स, ठीक है, ओके। और यहां लिखा करो केसेस। अब क्या, जब वर्ड बनाओगे 4 लेटर का सिलेक्शन करके वर्ड बनाना है आपको, तो केस क्या हो सकता है कि चारों डिफरेंट हो, 4 डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, कि चारों के चारों डिफरेंट हो। डिफरेंट लेटर मेरे पास कितने हैं, 5 है। 5 में से किन्हीं 4 का सिलेक्शन किया तो 5C4, तो सिलेक्शन किया, इन चारों को अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो पहला तो हमारे पास ये आया, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास क्या बन सकता है, 2 सेम वाला बन नहीं सकता, तो अब तीसरा क्या बन सकता है, 3 सेम हो, सॉरी 2 सेम और 2 डिफरेंट बन सकता है ना, बन सकता है। यहां गड़बड़ हो जाती है मामला, है ना। अब क्या है, 2 सेम हो और 2 डिफरेंट हो, मतलब आपके पास में 2 टीटी हो और 2 अलग अलग के लेटर्स आ जाए।
अब 2 टी हूं तो आपने क्या है कि 3 ही टी है हमारे पास में, तो इसको अगर 2 टी ले लो पहले, कोई से भी 2 टी आ गए, कहने वाली बात ये हुई। ठीक है, अब हमारे पास में टी में से 2 टी आ गए ना। ऐसा कितने केस से होगा? एक ही तरीके से ऐसा होगा। उसके बाद में 4 यहाँ पर बचे, 4 में से हमने क्या किया, 2 का सिलेक्शन कर लिया, 4C2 आया। अब क्या हुआ, इतने तो हमारे पास सिलेक्शंस हो गए, इनको अरेंज कराएंगे तो भाई 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल जाएगा, ये भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या केस बन सकता है, 3 सेम हो और प्लस एक डिफरेंट, एक डिफरेंट तो करके क्या होता है, मतलब 3 और टी आ गए। ठीक है, और 5 में से हमारे पास में सॉरी 4 थे ना, 4 में से हमने क्या किया, किसी एक का सिलेक्शन कर लिया, तो सिलेक्शन आया 4C1। इनको अरेंज कराएंगे तो 4 फैक्टोरियल, 3 एक जैसे आ रहे हैं तो क्या होगा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। इतने तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बेस सिलेक्शंस है, और इतने हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए। ठीक है, बहुत आसान सा प्रॉब्लम रहा है ना। तो सिलेक्शन पूछना चाहते हो तो सिलेक्शन ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ वर्ड्स पूछना चाह रहे हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं ना। अच्छा 5C4 तो 5 लिख दिया, मतलब तो 120 लिखा हुआ है ना, 5 फैक्टोरियल। 4C2 की बात करें तो 4/3/12, तो 6 तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज 6। 4 फैक्टोरियल मतलब 24 लिखा हुआ है, 24/2 किया तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 और यहाँ से कितना आ जाएगा, पर्ची की 72 है ना। तो 4 यहाँ से आया तो 24, 3 तो 4 यहाँ से आया, 4 यहाँ से आया, 16 आया, तो 16 केस यहाँ से आने ना। टोटल अगर देखें तो 8 यहाँ से आ गया, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 0 आया, 1 यहाँ से आया और एक 2 यहाँ से आ जाएगा, 208 केस आ रहा है। हाँ यही आने चाहिए ना, कहीं कोई गड़बड़ नहीं किया है तो 208 केस क्या दिया है 208 सही है ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी प्रॉब्लम्स ढंग से क्लियर हो गई ना, और ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे ढंग से। आपको पता है मैं ज्यादा कुछ खास बात ऐसे बोलता नहीं हूँ ना, कि ये करो या ये वो ऐसा करके ना, वो सब नहीं आता ना, ये यूट्यूब वाली स्टाइल ना। चलो ठीक है बच्चों ना, ओके थैंक यू।